दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल यूट्यूब एक खोज में। आज हम सभी पेपर भारतीय काव्य शास्त्र का पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम काव्य लक्षण, काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन को समझेंगे। हम ये समझेंगे कि ये है क्या। अभी पार्ट 1 की जो वीडियो है वो चैनल पर डल चुकी है यूट्यूब एक खोज पर, उस पर आप उसको जाकर देख लें। वो यूनिट 1 की है, सेमेस्टर 4 वाले स्टूडेंट्स के लिए, जो कि यूनिट 1 है। उसमें आपके ऑल यूनिवर्सिटीज़ के लिए है। कोई भी स्टूडेंट्स हो जो उसके सिलेबस में अगर वो लगा हुआ है संप्रदाय और परंपराओं के बारे में काव्य के, तो आप उसको ज़रूर देखें। मस्ट बी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। आप उसको देख के ज़रूर आएँ, तभी आपको थोड़ा सा इसमें क्लियरिटी के लिए आएगा, ठीक है। तो ज़रूर अभी इसमें हम ना सिर्फ काव्य के लक्षण के बारे में, उसके हेतु और उसके प्रयोजन के बारे में समझेंगे कि आखिरकार काव्य को लिखे जाने का कारण क्या होता है, उसके उद्देश्य क्या होते हैं और उसको पहचानने के तरीके क्या क्या हैं। ये थोड़ा हम समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करके जाएं कि चैनल आपको जो वीडियो पहले जो वीडियो मिली वो कैसी थी, उसमें कुछ आपको क्या बेनिफिट्स मिले, और आने वाली जो वीडियोज़ होंगी और ये वीडियो जो आप देख रहे हैं इसमें आपको क्या क्या और ऐड ऑन करने का सोच रहे हैं, या कुछ और भी आपको जो अपडेट चाहिए हो, कुछ और वीडियोज़ चाहिए हो, तो उसकी भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। आपकी इच्छा है। आगे हम जब देखने वाले हैं, सिलेबस है हमारा सामने, काव्य हेतु, लक्षण, प्रयोजन, ठीक है। अब शुरू करते हैं। लक्षण का मतलब समझ लीजिए। पहले मैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बताने चाह रहा हूँ कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग में आप काव्य लक्षण को समझ सकते हैं कि काव्य लक्षण बेसिकली है क्या। तो काव्य लक्षण बेसिकली है क्या, तो देखिए, काव्य लक्षण का मतलब होता है कि आप सिम्टम देख सकते हैं कि किसी चीज़ को हम पहचानने के लिए क्या करते हैं कि उसके कुछ गुणों को या कुछ उसके पहचानों को देख लेते हैं ना। कि अगर मैं बोलूँ कि कोई बीमारी है, जैसे कि कोई बुखार है, तो बुखार है, किसी को बुखार होगा तो हम कैसे पहचानेंगे कि इसे बुखार है। तो पहचानने का तरीका है कि उसका शरीर लाल होगा या सूज रहा होगा, या आंखें लाल होंगी, ज़ुकाम होगा, सर्दी ज़ुकाम, ऐसी कुछ सिम्टम्स हैं ये, है ना। हर किसी बीमारी को चेक करने के लिए ये तरीके होते हैं कि हाँ, इनको बीमारी है या नहीं है, कौन सी बीमारी है ये भी। तो हर चीज़ को पहचानने का कुछ तरीका होता है। जैसे मौसम को देख के हम पता लगा लेते हैं कि भाई मौसम ख़राब होने वाला है, बारिश आने वाली है या नहीं आएगी, ठीक है। उसके गुण है ना, ये इससे पहचान लेते हैं। किसी अच्छे व्यक्ति के गुण क्या होते हैं कि वो सभी में प्यार से बात करता है, अच्छी सी बातें करता है, लोगों को अच्छी चीज़ें सिखाता है, तो ये अच्छे गुण होते हैं उसके ना। तो ऐसे ही क्या है, काव्य के लक्षण भी होते हैं। काव्य को पहचानने का तरीका भी होता है कि काव्य है या नहीं है, इसी के बारे में है, ठीक है। तो देखिए, इसमें काव्य लक्षण का अर्थ, काव्य की परिभाषा और उसके गुणों का वर्णन। भारतीय साहित्यिक परंपरा में विभिन्न आचार्यों ने काव्य की परिभाषा दी है और काव्य के गुणों को अलग अलग दृष्टिकोण से समझाया है। काव्य लक्षण यह निर्धारित करता है कि कौन सा साहित्यिक रचना काव्य कहलाने योग्य है और उसमें किन तत्वों की उपस्थिति अनिवार्य है, ठीक है। ये हम पता करते हैं उसमें कि भाई इसमें कौन कौन से तत्व होने चाहिए, ये भी हमें यही बताता है और उसकी पहचान भी यही करता है, ठीक है। आगे देखिए, काव्य लक्षण जो है इसमें का ये क्या है, दोष रहित होना चाहिए। इसमें दोष की आवश्यकता नहीं है। इसमें दोष की संभावना हो तो वह क्या है, अव्याप्ति दोष है। यानी कि अगर मैं कहूँ कि अगर इसमें गुणों की कमी भी है ना, अगर काव्य लक्षण में अगर गुणों की कमी होती है तो ये अव्याप्ति दोष होता है, और अधिक से अधिक गुण आ जाए तो ये अतिव्याप्ति हो जाता है, ठीक है। इसमें मेन बात होती है कि आपका जो लक्षण है वो दोष रहित होना चाहिए। अगर दोष रहित है तो वो काव्य है, नहीं तो नहीं है, ठीक है। ये ज़रूरी है। अभी ये नोट्स हैं, थोड़ा देख सकते हैं कि काव्य लक्षण जो हम काव्य के जो गुण हैं वो किस प्रकार के देख रहे हैं। प्रसाद गुण, जैसे हम भक्ति भी कह सकते हैं, जिसमें भक्ति की बात आ जाए। ओज गुण, जहाँ वीरता की बात आ जाए। माधुर्य गुण, जहाँ पे श्रृंगार का बात आ जाए, ठीक है, वहाँ पे। देखिए, हम इसमें अब ना काव्य लक्षण को जो अलग अलग विद्वानों जिस प्रकार से अपनी परिभाषाएँ दी हैं, उनको हमने उनके क्षेत्र विशेष के हिसाब से या उनके समय काल के हिसाब से थोड़ा बांटने का प्रयास किया है। जैसे पाश्चात्य यानी पश्चिम की सभ्यता के जो लोग थे, है ना, जो बड़े बड़े विद्वान थे, उनको अलग बांटा। संस्कृत विद्वान अलग है हमारे यहाँ के, और एक हिंदी विद्वान है हमारे यहाँ के, ठीक है। उन सभी ने अलग अलग परिभाषाएँ दी हैं, उसको समझने का प्रयास करेंगे हम, ठीक है। अब देखिए, संस्कृत आचार्यों के आधार पर दिए गए काव्य लक्षण क्या क्या हैं। आचार्य भरतमुनि जो पहले आचार्य माने जाते हैं, जिन्होंने नाट्यशास्त्र के ऊपर जिनके अभी जो लेख हैं, हमें ग्रंथ हैं वो मिलते हैं, जिनके पंचम वेद भी माना गया है नाट्यशास्त्र को, ठीक है। इसे आपने पार्ट 1 में समझ लिया होगा। हम इसमें समझने वाले हैं कि उन्होंने काव्य लक्षण पे क्या कहा है। इन्होंने कहा है कि जो मृदु ललित होती है, पढ़ाद्यम गुण शब्दार्थहीनम, जन पद सुख बोध्यम, युक्ति मनन योजनम, बहुकृत रसमार्गम, संधि संधान युक्तम स भवती शुभ काव्यम नाटक प्रेषणाम
प्रेक्षणाम। ठीक है, इसमें क्या कहते हो, अर्थ क्या है इसका, नाटक देखने वालों के लिए शुभ काव्य वह होता है जिसकी रचना कोमल और ललित पदों से की गई हो, उसमें गुड़ शब्दार्थ ना हो। गुड़ शब्दार्थ मतलब ऐसे शब्द जो हमें दुख दे या हमें परेशान करे, कटु शब्द नहीं होने चाहिए, जिन्हें जनसाधारण सरलता से समझ सके, जो तर्क संगत हो, जिसमें नृत्य योजना की जा सके, जिसमें विभिन्न विभिन्न प्रकार के रस, जिसके कथानक में संधियों की योजना हो, ये सभी इसमें होनी चाहिए। तो वो क्या है, आपका काव्य लक्षण है, ये काव्य कहलाता है, एक तरह से देख सकते हैं हम। ठीक है, काव्य को पहचानने के तरीके बताए गए हैं। ठीक है, मतलब इन्होंने अपनी तरफ से दिया ना भाई कुछ गुण, तो ये है। ठीक है, आगे आते हैं आचार्य भामा। आचार्य भामा क्या कहते हैं कि ये अलंकारवादी आचार्य हैं, ये अलंकारवादी आचार्य हैं। ये क्या कहते हैं कि देखिए, ये कहते हैं शब्दार्थ तो सही तो काव्यम, शब्दार्थ तो सही तो काव्यम। क्या कहते हैं कि अगर जहाँ पे शब्द हो और शब्द का अर्थ भी हो वही काव्य है। ठीक है, ये क्या है, ये थोड़ा अतिव्याप्ति दोष है। यहाँ पे देखिए कुछ अतिव्याप्ति में हम ये भी कह सकते हैं कि कुछ ऐसे एक्स्ट्रा बातें बोल दी गई हैं, कुछ फालतू बातें बोल दी जाती हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, जिन्हें बोलने की ज़रूरत नहीं थी पर आप बोल रहे हो, तो ये अतिव्याप्ति में आ जाता है। अगर एक से ज़्यादा गुण बताने के प्रयास भी ज़्यादा गुण बताने के प्रयास कर रहे हो ना, बेकार के भी, तो वो भी अतिव्याप्ति दोष है। ठीक है, जैसे कि अब शब्द है तो उसका अर्थ तो हो गई, अगर वो काव्य में यूज़ हो रहा है, ऐसे नहीं कह रहा कि मैं कुछ भी शब्द हो, देखिए काव्य में जो प्रयोग हो रहे हैं वो शब्दों का अर्थ तो हो गया होगा, तो अर्थ यहाँ बोलने की ज़रूरत नहीं थी, तो अतिव्याप्ति दोष है। ठीक है, आगे देखिए आचार्य डंडे के अनुसार स्टार्च व्यवच्छेना पदावली। स्टार्च व्यवच्छेना पदावली में क्या होता है, अपने इच्छाधारी देने वाली पदावली को कविता कहते हैं, यानी कि ऐसा शब्द जो हमें अपना इच्छित अर्थ दे, वही आपका क्या है, वही काव्य लक्षण कहलाता है, कविता कहलाती है। ठीक है, ये इन्होंने बताया, ये इन्होंने अपने गुण बताया भैया। ठीक है, ये भी अतिव्याप्ति दोष में बताया गया है। ठीक है, आप इसे लिख लें कि अतिव्याप्ति दोष है। ठीक है, आपको ये ज़्यादा इसमें कॉन्सेप्ट में घुसने की ज़रूरत नहीं है कि आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि किस प्रकार से अतिव्याप्ति दोष है, आपसे सिर्फ पूछा जाए, आपको सिर्फ पेपर में अगर लिख देते हैं ना कि ये अतिव्याप्ति दोष है, तो आपको नंबर अच्छे खासे मिल जाते हैं। ठीक है, आचार्य रुद्रत के अनुसार तनु शब्दार्थो काव्यम, इसका मतलब है अर्थ सुंदर शब्द का अर्थ ही काव्य है, यानी कि जहाँ पे हमें जो अर्थ है वो क्या हो, सुंदर हो, सुंदर शब्द हो, उसके अर्थ भी सुंदर या अच्छे हैं, तो वो क्या है आपका वही आपका कविता कहलाता है, काव्य कहलाता है। ठीक है, ये लक्षण है पहला कि सुंदर अर्थ, सुंदर शब्द, ये सबसे होना चाहिए, तो वहाँ आपके काव्य हो जाता है। ठीक है, आगे क्या कहा भैया, आचार्य मम्मट क्या कहा है कि तद दोषो शब्दार्थो सगुणा वर्णन कृत, यानी कि इसमें क्या कहा है, कभी कभी क्या होता है शब्दों में, क्या होता है कि काव्य में ना जो पंक्तियाँ होती हैं, पद होते हैं, उनमें क्या होता है कि अलंकार नहीं होता, पर अगर वो उसमें गुण है और वो दोष रहित है, गुण है और दोष रहित है ना, तो भी हम उसे काव्य कह देते हैं। ठीक है, वो उसमें गुण युक्त हो और दोष रहित हो, तो वो भी आपका क्या है, काव्य कहलाता है, ये उन्होंने बोला है। ठीक है, उसमें अलंकार अगर ना भी हो और कम भी हो ना, तो कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, ऐसे बोला है इन्होंने। आगे आते हैं रसवादी आचार्य विश्वनाथ, क्या कहते हैं, इनका ग्रंथ है साहित्य दर्पण। ये कहते हैं वाक्य रसात्मक काव्यम, क्या कहते हैं इसमें, क्या कहते हैं वो कि अर्थ है काव्य है जिसमें वाक्य रस से परिपूर्ण हो, इसमें क्या है, अव्याप्ति दोष है। अव्याप्ति दोष का मतलब होता है जहाँ पे संकुचित हो जाए आपका, भाई जहाँ पे गुण बहुत ही कम हो जाए, वो अव्याप्ति दोष हो जाता है। यहाँ पे आपको संकुचित कर दिया गया है, संकुचित मतलब आपको सिर्फ वाक्य पे समेट दिया गया है कि यहाँ पे वाक्य कौन सा हो, वाक्य रस से परिपूर्ण हो, यानी वाक्य की बात की गई है, वही काव्य कहलाएगा, ऐसे बोल रहे हैं। यहाँ पे देखिए आपको वाक्य पे संकुचित कर दिया गया है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अव्याप्ति दोष है। यहाँ पे सिर्फ आपको वाक्य के बारे में बोला गया है कि अगर वाक्य है तो रस तो काव्य है, नहीं तो नहीं है, ये बोला गया है। पर आवश्यक नहीं है, क्या इसमें रस की बात हो रही है, अलंकार की बात हो रही है, नहीं हो रही है, क्योंकि उनकी भी ज़रूरत होती है ना, में तो वो भी ज़रूरी होते हैं, और यहाँ पे तो ये कमी है, तो ये आपका क्या है, अव्याप्ति दोष है। अगला आता है पंडित राज जगन्नाथ, ये कहते हैं रमणीयार्थ प्रतिपादिका शब्दार्थ काव्यम, यानी कि आपको रमणीय अर्थ देने वाला, ऐसा अर्थ जो आपको अच्छा लगे, जिसको सुनने में अच्छा लगे, समझने में अच्छा हो, अर्थ अच्छा हो, तो वो क्या है, आनंद देता हो, ये आपका क्या है, आपका काव्य कहलाता है। ठीक है, ये पंडित जगन्नाथ जी ने कहा है। ठीक है, आगे आते हैं हिंदी आचार्यों के अनुसार, देख लीजिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, वो कहते हैं कविता क्या है,
लेखक का शीर्षक चिंतामणि काव्य। इनकी क्या है, इनकी एक कविता क्या है, इसके बारे में उन्होंने एक लेख लिखा था। शीर्षक उसमें है कि चिंतामणि, इसमें कविता क्या है, उसमें ना इसमें क्या कहा है उन्होंने कविता के बारे में कुछ बातें कही हैं। क्या कहा है कि जिस प्रकार हृदय की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है। आपकी जो हृदय है, मतलब दिल जब आपका खुला होता है ना, बहुत ओपन माइंडेड होते हैं आप, ओपन दिल होता है आपका बिल्कुल, मतलब आपका, तो आप क्या है, आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज ले सकते हो, नॉलेज अर्न कर सकते हो। और आपके जब आपका दिल साफ़ बिल्कुल अच्छी तरह से खुश होता है ना, आप खुश होते हो, तो आपका दिल में ना क्या है, वो अवस्था क्या होती है, आप जो बोल रहे हो तो वही आपके कविता बनना शुरू हो जाती है। ये इन्होंने बताने का प्रयास किया आचार्य शुक्ल ने, ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है। महादेवी वर्मा के बारे में क्या कहा है, महादेवी वर्मा कहती है सत्य काव्य का साध्य है और सौंदर्य उसका साधन। इसमें क्या है, सत्य यानी काव्य में सत्यता होनी ज़रूरी है। उसमें काल्पनिकता होती है, परंतु काल्पनिकता होने के बाद भी उसमें सत्यता होती है। कैसे, क्योंकि जो कवि होता है वो कवि अपनी आसपास के भाव को, समस्याओं को, इनको देखकर ही कविताएं लिखता है। तो उसमें सत्यता तो है, परंतु उसने काल्पनिकता को मिश्रित कर रखा है। उसमें सौंदर्य होना बहुत ज़रूरी है, सौंदर्य के बिना कविता को समझा नहीं जा सकता, ठीक है। ये हो गया प्रयास। अब आता है पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार। देखो इसमें पाश्चात्य विद्वानों में ना 2 विद्वान हैं, महत्वपूर्ण है। पहले हैं, आप इसको समझ लेते हैं ना, पेपर में लिख देते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। प्लेटो के अनुसार क्या कहते हैं, कविता अनुकरण है। कविता क्या है, अनुकरणीय है। ये अनुकरणीय क्या होता है भैया, भाई इसको अनुकरण किया जाता है, यानी किसी और को देखकर फिर हम इसमें प्रेरित होते हैं, इंस्पायर होते हैं कि भाई हाँ वो बंदा लिख रहा है तो मैं भी लिख सकता हूँ, या उसको देख कर हमें प्रेरणा होती है। तो ये अनुकरणीय है, इस तरह का बताने का प्रयास किया गया है, ठीक है। अब इसमें क्या है, त्रिधा इनमें कविताओं में क्या होता है, कविता सत्य के 3 गुणा त्रिधा अपेत दूर है, यानी कि ये सत्य से बहुत दूर होती है, सत्यता से बहुत दूर होती है। इन्होंने ये बताया सत्यता से बहुत दूर होती है, 3 त्रिधा दूर होती है, यानी 3 गुना दूर हो सकती है, ऐसे बोल सकते हैं हम, ठीक है। अरस्तु के अनुसार क्या कहते हैं, कविता मात्र अनुकरणीय नहीं है, वह कल्पनात्मक पुनर्सृजन है। यानी कि यहाँ सिर्फ अनुकरण की नहीं है, यहाँ पे कल्पना भी बात आ जाती है, यहाँ कल्पना को भी सृजित किया जाता है, कल्पना में घुसकर फिर लिखा जाती है, ये अरस्तु कहते हैं। अब आते हैं काव्य हेतु। काव्य हेतु का मतलब है कि कारण, क्योंकि कविता लिखने का कोई कारण तो होगा ही होगा, कोई ना कोई कारण तो होगा। सामाजिक कारण हो सकता है, आर्थिक कारण हो सकता है, सांस्कृतिक कारण हो सकता है, या अन्य कोई कारण भी हो सकता है जिसके कारण कविता को लिखा जा रहा है। या फिर हमारे भाव भंगिमा भी हमारे ऐसे होती है कि हमें लिखने का प्रयास या लिखने की हमें ज़रूरत पड़ जाती है कभी कभी कविताओं को, तो ये भी है, ठीक है। इसे समझते हैं। काव्य हेतु का सामान्य अर्थ है काव्य रचना के कारण, अर्थात जिन कारणों से कवि प्रेरित होकर काव्य का निर्माण करता है उन्हें ही काव्य हेतु कहते हैं। आधुनिक शब्दावली में हेतु के लिए प्रेरणा शब्द का प्रयोग किया जाता है। दूसरे शब्द में कवि जिस प्रेरणा से काव्य सृष्टि करता है उसे काव्य प्रेरणा कहते हैं। काव्य हेतु 2 प्रकार से मिलकर बना है, काव्य और हेतु, जिसमें काव्य का अर्थ कविता और हेतु का अर्थ कारण होता है। इन्हीं ही शब्दों में काव्य हेतु बना है, ठीक है। काव्य का मतलब आपको सबको पता ही है, कविता, और हेतु का मतलब होता है कारण, एक किस कारण से कविता को लिखा जा रहा है, ये आपको समझना है। यही बहुत सारे आचार्यों ने, संस्कृत आचार्य हो या हिंदी आचार्य हो या फिर पाश्चात्य आचार्य हो, सब ने अपने अपने विद्वानों ने दिया है। पहले संस्कृत विद्वानों को देख लीजिए कि देखिए इन्होंने कहा है कि संस्कृत के काव्य शास्त्र में से जिन्होंने काव्य हेतु का निरूपण किया है, दंडी, वामन, रुद्रट, कुंतक और मम्मट का नाम निम्नलिखित नाम विशेष का उल्लेख है। इस प्रकार संस्कृत काव्य शास्त्र में कुल 5 प्रतिभा का बात की गई है। इसमें किसकी बात की गई है, ये जितने भी आचार्य हैं ना, इन्होंने प्रतिभा के ऊपर, शक्ति के ऊपर, है ना, व्युत्पत्ति के ऊपर, अभ्यास और समाधि को काव्य हेतुओं का विवेचन किया है कि भाई इनके कारण ही ये होती है, क्या होती है, काव्य की उत्पत्ति, काव्य को लिखा जाता है, ये कारण होता है, ठीक है। अब आता है भामा, संपादक हैं ये, ठीक है। ये कहते हैं उपदेशादेतु शास्त्र जड़ दियो प्यालम काव्य तु जायते जातु कस्यचित प्रतिभाभत। इसमें कहते हैं कि इसमें वो कह रहे हैं कि काव्य अलंकार इनका जो है, इसमें कह रहे हैं कि सर्वप्रथम भामा ने प्रतिभा को अनिवार्यता घोषित करते हुए इसकी मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। उनके कथनानुसार शास्त्र पढ़ लेना और बात है और काव्य का निर्माण करना और बात। शास्त्र पठन को तो गुरु उपदेश द्वारा जड़ित बुद्धि के लिए भी संभव है, पर काव्य निर्माण के लिए प्रतिभा अपेक्षित है। आगे चलकर वामन ने भी इस प्रतिभा को कवित्व का बीज मानकर
प्रक्रांत से उसकी महत्वता दिखाई है। ठीक है, इसमें बताया है भामा ने कि भाई एक मूर्ख व्यक्ति भी गुरु का उपदेश लेकर, है ना, वो क्या है, काव्य को पढ़ सकता है, काव्य को या उपदेश को, या फिर गुरु उपदेश के माध्यम से वो क्या करता है, काव्य का निर्माण भी कर काव्य को पढ़ सकता है, सूर्य निर्माण नहीं पढ़ सकता है, शास्त्रों को ज्ञान ले सकता है, पठन पाठन कर सकता है। परंतु एक काव्य की रचना एक प्रतिभाशाली व्यक्ति कर सकता है, जिसके अंदर प्रतिभा है ना, वही काव्य को लिख सकता है। ये उन्होंने बताने का प्रयास किया है। ठीक है, आगे आते हैं आचार्य दंडी। आचार्य दंडी इनके काव्य आदर्श नाम से एक रचना है। ठीक है, यह आप जरूर याद रखें। इसके ऊपर भी एक छोटी सी वीडियो डालने का प्रयास रहेगा कि आपको जल्दी याद हो जाए शॉर्ट में। देखिए, इसमें दंडी कहते हैं, इनके अनुसार प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान तथा अभ्यास तीनों मिलकर ही काव्य हेतु हैं। क्या बताया, प्रतिभा हो, काव्य शास्त्र ज्ञान हो या अभ्यास हो, ये तीनों मिलेंगे ना तभी इनका काव्य हेतु होता है। भाई यही कारण है जिनके कारण काव्य लिखा जा रहा है। भामा की तरह प्रतिभा को ही एकमात्र हेतु नहीं मानते हैं। ठीक है, ये अव्याप्ति दोष है प्रतिभा, कि प्रतिभा को मान लिया। अतिव्याप्ति ये कर रहे हैं कि भाई इन्होंने 3 से ज़्यादा और ज़्यादा मान लिए, तो ये है। ठीक है, ना ही अनिवार्य मानते हैं। कहते हैं, अब इसमें वो कहते हैं कि नैसर्गिकी च प्रतिभा शुद्ध च बहु निर्मलम अमंद च भी योगस्य कारणम काव्य संपद। अर्थात जन्मजात प्रतिभा, अत्यंत निर्मल शास्त्र तथा बड़ा चढ़ा अभ्यास काव्य संपत्ति में कारण होते हैं। दंडी तीनों को बराबर महत्व देते हैं। इनका मानना है कि जो कवि यश पाना चाहते हैं उन्हें आलस्य त्याग कर निरंतर सरस्वती की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि कवित्व शक्ति यानी शक्ति का मतलब हम प्रतिभा से कह सकते हैं, जिसमें क्षीण होते हैं हुए भी वह परिश्रम एवं प्रयत्न करने से विद्वत समाज में तथा कवियों के बीच रस यानी आनंद लेने का अधिकारी हो जाता है। दंडी एक और तो प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान एवं अभ्यास तीनों के सम्मिलित स्वर को काव्य हेतु मानते हैं, तो दूसरी ओर प्रतिभा के अभाव में भी काव्य की संभावना देखते हैं। ठीक है, ये उन्होंने बताया है। ठीक है, प्रतिभा को ही मतलब प्रतिभा को, शास्त्र ज्ञान को और अभ्यास को ज़्यादा महत्वता इन्होंने दी है। मुख्य बात ये है। ठीक है, अब वामन की बात देख लीजिए। वामन कहते हैं, वामन ने भी 3 प्रकार के काव्य हेतु माने हैं। लोक व्यवहार ज्ञान, विद्या और प्रकीर्ण, इन तीनों को मानते हैं। इनको बोला है कि लोक विद्या प्रकीर्ण, काव्यांगिन, काव्य अलंकार, सूत्रवृत्ति। इसमें कहते हैं प्रतिभा को जन्मजात गुण मानते हुए इसे प्रमुख काव्य हेतु स्वीकार किया गया है। कवित्व बीजम प्रतिभाम कवित्वस्य बीजम, प्रतिभा के अतिरिक्त के वे लोक व्यवहार, शास्त्र ज्ञान, शब्दकोश आदि की जानकारी को भी काव्य हेतुओं में स्थान देते हैं। ध्यातव्य है कि काव्यांग में वामन ने लोक तथा विद्या के पश्चात ही प्रतिभा को महत्व दिया है। ठीक है, ये ऐसे इन्होंने लोक विद्या को इनको ही महत्व दिया है। ठीक है, आगे आते हैं हेमचंद, ये संपादक हैं। ये संपादक मतलब इन्होंने भी अपना एक लिखा है साहित्य शास्त्र नाम से इनका अपनाया। ठीक है, कहते हैं साहित्य शास्त्र में हेमचंद्र जी संभवतः प्रथम आचार्य हैं। साहित्य शास्त्र जो इनका खुद का है। ठीक है, रचना है। इन्होंने कहा है कि जिन्होंने कि आचार्य ने कहा है जिन्होंने तीनों हेतुओं में से केवल प्रतिभा को, जो कि व्युत्पत्ति और अभ्यास के द्वारा परिष्कृत होती है, काव्य हेतु माना जाता है। ठीक है, प्रतिभा जो कि व्युत्पत्ति से और अभ्यास से ही सामने आती है, उसको इन्होंने महत्वपूर्ण माना है। ठीक है, ये हेतु है काव्य के। अब आते हैं अगला। इन्होंने क्या कहा है कि प्रतिभाष्य हेतु व्युत्पत्ति अभ्यास संस्कार है। उनके कथन का अभिप्राय यह है कि प्रतिभा काव्य का हेतु है और व्युत्पत्ति तथा अभ्यास प्रतिभा के संस्कार अथवा परिष्कार हेतु है, ना कि काव्य की। ठीक है, इसमें बताया कि जो प्रतिभा है वही काव्य का हेतु है, बाकी व्युत्पत्ति और अभ्यास ये दोनों संस्कार है इसके। ठीक है, ये भी एक तरह से बेस माना गया कि बेस है क्या है, प्रतिभा के संस्कार है। क्योंकि देखिए, अगर ये इन्होंने बताया कि जो प्रतिभा है वो तो काव्य हेतु है, परंतु जो व्युत्पत्ति और अभ्यास है यही हैं जो प्रतिभा को बढ़ाते हैं। अगर आप अभ्यास करेंगे, उन चीज़ों को उत्पत्ति करेंगे, उत्पत्ति मतलब उसको सृजित करेंगे,
तो वो जब बढ़ेंगे ना तो यही प्रतिभा को बढ़ाने के कारण होते हैं। तो ये एक तरह से आपको प्रतिभा से कनेक्टेड है, ठीक है, ऐसे मान सकते हैं। आगे आते हैं रुद्रट। संपादन है एक संपादन मतलब कि भाई इनको शुरुआत करने वाले व्यक्ति हैं एक तरह से। रुद्रट के कथन का अभिप्राय जिनके बल पर कवि अपने एकाग्र मन में विभिन्न काव्य विषयों को अनुकूलन शब्दों में अभिव्यक्त करता जाता है, उसे शक्ति अर्थात प्रतिभा कहते हैं। इन्होंने क्या बताया, जिसके बल पर कवि अपने एकाग्र मन मतलब जिसका मन इड़िक है कि विभिन्न काव्य विषयों को अनुकूल शब्दों में अभिव्यक्त करता है। यानी कि जब शब्द अपने शब्दों को, यानी कवि अपने शब्दों को बिल्कुल एक दृढ़ता से एकाग्र होकर रखता है ना, सामने अनुकूलता से अभिव्यक्त करता है, उसे ही प्रतिभा या काव्य कह सकते हैं, प्रतिभा कह सकते हैं, काव्य कह सकते हैं। जब अपने शब्दों पर पकड़ आ जाए तो वो क्या है, काव्य रचना कर सकता है। तो यानी कि यहाँ पे अनुकूलता की बात की गई है, एकाग्रता की बात की गई है, ठीक है। आनंदवर्धन कौन है? आनंदवर्धन कहते हैं कि भाई शक्ति यानी प्रतिभा को अनिवार्य हेतु के रूप में स्वीकार करते हैं। कहते हैं न काव्यार्थ विरामोश्च यदि स्यात् प्रतिभा गुण सत्यव्यपि पुरातन कवि प्रबंधेषु यदि स्यात् प्रतिभा गुण। कहते हैं ध्वन्यालोक में इनका जो ग्रंथ है इसमें कहते हैं उनके कथनानुसार कवि का अशक्तिजन्य दोष तो तुरंत और अनायास ही स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाता है, पर कवि के अव्युत्पत्ति जन्य दोष को उसकी शक्ति आच्छादित कर देती है। दूसरे शब्दों में व्युत्पत्ति में अशक्तिजन्य दोष को आच्छादित करने की क्षमता नहीं है। इस कथन से आनंदवर्धन का निसंदेश यह है कहना अभिष्ट है कि शक्ति अनिवार्य हेतु है, पर व्युत्पत्ति अनिवार्य न होते हुए भी अभिच्छादित हेतु अवश्य है। यानी व्युत्पत्ति का होना अनिवार्य है, वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही हाँ यही काव्य है, नहीं काव्य हेतु है, नहीं ये नहीं है। प्रतिभा है, वैसे तो प्रतिभा को शक्ति को इनको माना गया है, परंतु ये उनका बेस है, क्योंकि ये नहीं होगा तो वो भी नहीं होंगे, संस्कार रूप में बताया गया ना, तो वही है। आगे आता है मम्मट कहते हैं मम्मट के सम्मुख उपयुक्त सभी काव्य हेतु थे। उन्होंने सर्वसम्मत 3 काव्य हेतु में उन सबको अंतर्भूत कर दिया है। कहते हैं शक्ति निपुणता लोक काव्य शास्त्र धवे क्षणात् काव्यज्ञ शिक्षाभ्यास इति हेतुस्तु भद्दवे। ठीक है, थोड़ी प्रोनाउंसिएशन में है, ठीक है। इसमें काव्य प्रकाशन का जो रचना है वो इनकी ग्रंथ है, या हम कह सकते हैं। तो इनमें कहते हैं, इसमें कहते हैं वो अर्थार्थ, इसमें अर्थात है कि शक्ति लोक काव्य शास्त्र आदि के अवेक्षण द्वारा प्राप्त निपुणता तथा काव्य के मर्मज्ञ व्यक्तियों से प्राप्त शिक्षा के द्वारा अभ्यास, इन तीनों का समन्वित रूप काव्य रचना का हेतु है। ठीक है, आपकी शक्ति लोक, आपका काव्य मर्मज्ञ व्यक्तियों से प्राप्त जो शिक्षा के द्वारा अभ्यास होता है, वो सभी आपके काव्य के लिए हेतु माने गए हैं। ठीक है, आपके ये सभी होना चाहिए, तो आपका क्या माना गया है कि काव्य हेतु होगा। इसमें कहते हैं कि देखो मम्मट कह रहे हैं आगे कि मम्मट के युक्त कथन में पूर्वाचार्यों कथन में पूर्वाचार्य द्वारा प्रस्तुत अधिकतर काव्य हेतुओं को स्पष्ट अथवा प्रक्रांत से स्थान मिला है। ठीक है, ये बताने का प्रयास इसमें। आ गया जगन्नाथ कहते हैं कि संस्कृत साहित्य शास्त्र के अंतिम महान आचार्य हैं। जगन्नाथ ने भी काव्य का कारण केवल प्रतिभा को ही माना है। केवल प्रतिभा को ही काव्य हेतु मानने के कारण इन्हें केवल प्रतिभावादी यानी प्रतिभेव केवला कारणम भी कहा गया है। यानी प्रतिभा ही केवल काव्य का कारण है, काव्य को रचने का कारण है। अगर आप प्रतिभा नहीं है तो काव्य नहीं रचा जाएगा, ऐसा इन्हें बताने का प्रयास है भी कहा जाता है। और काव्य शास्त्रियों में समान व्युत्पत्ति और अभ्यास को उन्होंने भी प्रतिभा का कारण स्वीकार किया है, ना कि काव्य पर उनके विचार में व्युत्पत्ति और अभ्यास किन्हीं परिस्थितियों में प्रतिभा के कारण नहीं भी होते। इस अवस्था में अदृष्ट को अर्थात किसी देवता अथवा महापुरुषादि
द्वारा दिए गए वरदान से जन्य प्रसाद को प्रतिभा का कारण मानना चाहिए, किंतु जगन्नाथ की इस मान्यता में सहज रूप से विश्वास नहीं किया जा सकता कि पूर्व जन्म के अथवा पृथक संस्कारों के बिना भी अदृष्ट अथवा देवता अथवा महापुरुष आदि के प्रसाद से प्रतिभा की उत्पत्ति होती है। इसमें कहना क्या चाहते हैं, देखिए इसमें कहना चाहते हैं कि उनके विचारों में व्युत्पत्ति और अभ्यास किन्हीं परिस्थितियों में प्रतिभा के कारण नहीं भी होते। उन्होंने मानते हैं कि व्युत्पत्ति और अभ्यास यानी कि सृजित करना और अभ्यास करना कभी भी, उन्होंने बताया कि ये कारण नहीं है प्रतिभा के। इन्होंने बताया इस अवस्था में अदृष्ट को अर्थात किसी देवता अथवा महापुरुषादि द्वारा दिए गए वरदान से जन्य प्रसाद को प्रतिभा का कारण मानना चाहिए। इन्होंने बोला कि जो प्रतिभा का कारण है वो क्या है, किसी देवताओं का वरदान हो सकता है या पुण्य जन्म का कोई पुण्य हो सकता है कि उसके द्वारा आया हो। यानी कि मान लो कालिदास पहले के जन्म में क्या थे, एक कवि थे, अगर वो इस जन्म में पैदा हो जाते आज भी कवि हैं, तो ये कारण माना कि वो आज भी कवि इसलिए है क्योंकि पहले भी कुछ ना कुछ कवि होंगे, ये वो मानता है जगन्नाथ। ठीक है, किंतु जगन्नाथ की ये इस मान्यता पर सहज रूप से विश्वास नहीं किया जा सकता कि पुनर्जन्म के अथवा पृथक संस्कारों के बिना भी अदृष्ट अथवा में, अदृष्ट मतलब होता है जो हमें दिखाई नहीं देते। ठीक है, देखो दृश्य क्या होता है कि हम जिंदा हैं, दृष्टि क्या होता है, दृष्ट मतलब कि जो हमें दिख रहा है, हम जिंदा है ना, हम जो भी कर रहे हैं दिख रहे हैं, हम जो लिख रहे हैं कर रहे हैं वो सब हमारा है। अदृष्ट क्या होगा, हम मर जाए, मरने के बाद में जो भी कुछ होगा ना क्रियाएं, वो अदृष्ट है, जो हमें नहीं दिख रही वो सब अदृष्ट है, ये बताया गया है। तो यहाँ पे बताते हैं कि जो हमारे पिछले जन्म के या हमारे देवताओं से वरदान मिलता है वो हमारी प्रतिभाएं बनती हैं, वो हमारी प्रतिभाएं होती हैं। प्रतिभाएं हमें अभ्यास करने से या व्युत्पत्ति से इनसे नहीं मिलती। ठीक है, ये ऐसा मानते हैं जगन्नाथ, पर ऐसा नहीं होता ना, हम सभी जानते हैं। हम पढ़ने वाले हैं काव्य प्रयोजन को। काव्य का प्रयोजन मतलब उद्देश्य क्या है, उसको लिखने का उद्देश्य क्या है कि उसको अब हमें लिखना पड़ेगा भाई, हाँ, तो ये हम समझेंगे। ठीक है, कि जिस प्रकार इसमें क्या है कि जिस प्रकार प्रकृति के कण कण का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में कुछ ना कुछ प्रयोजन रहता है, यानी कि हम हर चीज़ का कुछ ना कुछ प्रयोजन है। आपके आने का भी यहाँ पे कोई प्रयोजन है, आप धरती पर आए हो तो कुछ काम करने आए हो ना, स्कूल में जाते हो तो कोई प्रयोजन से जाते हो ना, कॉलेज जा रहे हो तो कोई प्रयोजन से जा रहे हो, आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो कोई प्रयोजन से देख रहे हो ना, एग्जाम आने वाले हैं इसलिए देख रहे हो। ठीक है, सीधी सी बात है ना। तो देखिए इसमें बात की है कि उसी प्रकार मनुष्य के प्रत्येक कर्म का चाहे वह निष्काम ही क्यों ना हो, कुछ ना कुछ प्रयोजन अवश्य रहता है। कवि काव्य रचना क्यों करते हैं, और सहृदय यानी समाज को देखना कि सामाजिक रूप से जो होता है ना उसको बोलते हैं सहृदय यानी सामाजिक रूप से। ठीक है, या पाठक उसका अनुशीलन क्यों करते हैं, प्रयोजन से ही काव्य कालजाई बनती है। बिना प्रयोजन के काव्य की सार्थकता भला क्या हो सकती है। काव्य प्रयोजन का मूल अर्थ है किसी रचनाकार अपनी रचना से युग और समाज को क्या देता है, ये हमें समझने का प्रयास है कि भाई क्या दे सकता है, वो ही प्रयोजन एक तरह से है। काव्य प्रयोजन को संस्कृत विद्वानों ने, हिंदी विद्वानों ने, पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार कुछ अपनी धारणाएं दी हैं, कुछ अपने विचार दिए हैं, उसको हम समझेंगे। ठीक है, वही आपके एग्जाम में ज़्यादा आएगा कि आपको पाश्चात्य विद्वान के विचार क्या थे, हिंदी विद्वानों के अनुसार क्या था, संस्कृत विद्वानों का विचार क्या था, तो आप इन तीनों को रेफरेंस दे देंगे ना, थोड़ा आपका क्वेश्चन एक ऑथेंटिक बन जाएगा। ठीक है, और संस्कृत में आप थोड़ा श्लोकों को याद करने का प्रयास करें। आगे है संस्कृत काव्य शास्त्र के बारे में। तो पहले आचार्य कौन, भरत मुनि हैं, हम सभी को पता है। इनका नाम जरूर याद कर लें, आपको याद हो जाएगा। इनकी पहली रचना नाट्यशास्त्र, जिन्हें पंचम वेद की संज्ञा दी गई है। ठीक है, ये दूसरी से ले 6वीं शताब्दी या 5वीं शताब्दी के मध्य के बीच के पाए जाते हैं। ठीक है, इन्होंने कहा है भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र के माध्यम से काव्य के प्रयोजन का उल्लेख सर्वप्रथम किया है। इनके कथनानुसार नाट्य यानी काव्य धर्म, यश और आयुष का साधक, हितकारक, बुद्धि का वर्धक एवं लोकोपदेश होता है। यानी कि काव्य का उद्देश्य धर्म, यश, आयुष, हित साधक, हितकारक, बुद्धिवर्धक यानी बुद्धि को बढ़ाना, लोकोपदेश, ये सभी इसके कारण होते हैं। अपना हित देखना, साधक देखना, आयु मतलब पैसा, यश, कीर्ति, प्रसिद्धि प्राप्त करना, ये सभी इनका काम होता है। धर्म मतलब अपने इच्छा से भी होता है। तो ये सब बताया। ठीक है, इसमें एक संस्कृत का श्लोक है, इसमें धर्मस्य यशस्य मायुष्य हित बुद्धि विवर्धनम लोकोपदेश जननम नाट्यमेतत् भविष्यति। इसमें ठीक है, इसमें क्या गया है, अर्थात नाट्यशास्त्र में कहा है। ठीक है,
कहते हैं, अर्थात नाटक की रचना से केवल रचनाकार को ही श्रेय नहीं मिलेगा बल्कि उसके आश्रय सामाजिक लोगों को भी उसका फल मिलेगा। यह नाटक लोगों को धर्म, आयुष, हित और बुद्धि को बढ़ाने वाला होता होगा ही। इसके साथ ही साथ लोगों को उत्तम, माध्यम और अधम लोगों की पहचान करने में सहायक तथा हितकारी उपदेश देने वाला भी होगा। ठीक है, जिसमें बताया गया है इसकी गुण है ये। ठीक है, आचार्य भामा क्या कहते हैं भैया? आचार्य भामा कहते हैं, भामा के शब्दों में उत्तम काव्य की रचना धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप में चारों पुरुषार्थ को तथा समस्त कलाओं में निपुणता, ये चतुर आपको दिखे ना, ये अर्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चतुर क्या है? आपके चतुर गुण हैं, चतुर प्रयोजन है, आपके गुण हैं ये। ठीक है, काव्य के गुण है एक तरह से चतुर गुण। ठीक है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये बहुत ज़रूरी है, इसको याद कर लेना। निपुण, अब इसमें क्या है कि समस्त कलाओं में निपुणता को और प्रीति तथा कीर्ति को उत्पन्न करती है। इसमें बताया गया है, क्या कह रहा है? धर्मार्थ काम मोक्षेषु वीक्षण कलासु च करोति कीर्ति प्रीति च साधु काव्य निवेदनम। इसमें क्या कहते हैं? भामा के अनुसार काव्य के पठन पाठन में से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष तथा कलाओं में निपुणता, कीर्ति व प्रीति की प्राप्ति है। भामा ने एक लौकिकता पर दौड़ाई है। भामा का धर्म और अर्थ भारत के धर्म और हित का शुद्ध रूप है। भामा की कीर्ति और भारत के यश का प्रयोग किया है। भला का प्रयोजन व्यापक, इनका जो प्रयोजन है वो व्यापक है। इनका जो प्रयोजन है वो व्यापक है। ठीक है, इनका जो प्रयोजन है कैसा है? व्यापक है। इनका जो प्रयोजन है वो क्या है? आपका व्यापक है। आगे देखिए, आचार्य वामन ने दो प्रकार के प्रयोजन पर विचार किया है। प्रीति, जिसे दृष्ट प्रयोजन कहा जाता है। दूसरा है कीर्ति, जो अदृष्ट प्रयोजन कहा जाता है। इसे अदृष्ट करते हुए वामन कहता है कि व्यक्ति जीवित रहकर काव्य का आनंद भोगकर दृष्ट प्रयोजन प्राप्त करता है तथा करने के बाद जो कीर्ति मिलती है उसे अदृष्ट प्रयोजन प्राप्त करता है। ठीक है, आनंद भोगना यानी जिंदा है तब तो कर रहा है, मरने के बाद में क्या होता है? मरने के बाद में जब कीर्ति जो मिलती है उसे अदृष्ट प्रयोजन कहते हैं। ठीक है, मरने के बाद में, मरना शब्द है बीच में यहाँ पे। ठीक है, अब आचार्य मम्मट की बात होती है। आचार्य मम्मट क्या कहते हैं भैया? काव्य यशस्कृते व्यवहार विधि शिवेत्तर रक्षते शद परिनिर्वृत्ति कांता सम्मतितयो उपदेश युजे। इसमें कहते हैं, अर्थ ये है कि यश, अर्थ, व्यवहार, ज्ञान, शिवेत्तर, रक्षक, तत्काल आनंद की प्राप्ति, प्रिय के समान मधुर उपदेश, यह सभी काव्य के प्रयोजन हैं। आपको ये सभी मिल जाए ना, यश, अर्थ, व्यवहार, ज्ञान, शिवेत्तर, रक्षक, तत्काल आनंद, मतलब तत्काल आनंद जैसी कुछ मिल जाए तो ये सभी आपका क्या है? ये सभी उपदेश, आपको मधुर, समान व्यवहार, ये सभी मिल जाए तो आपका क्या है? यही काव्य प्रयोजन कहलाता है। ठीक है, अब हिंदी आचार्यों के अनुसार देख लीजिए। आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख आलोचकों ने भी काव्य प्रयोजन पर प्रक्रांता अंतर से मतलब आराम से विचार किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि काव्य का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों को प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य प्रतिस्थापन है। इसमें क्या है, उन्होंने क्या कहने का प्रयास किया है कि इन जो कविता है इनके अंदर है ना, सिर्फ इनका मनोरंजन हो गया या आनंद या सुख देना ही इनका लक्ष्य नहीं होना चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ ऐसा उपदेश वगैरह होना चाहिए कि जिससे कुछ सीख मिले। यही सब चीज़ होंगी ना उसमें, खुशी, आनंद, मनोरंजन, तो ये विलासिता की वस्तु बन जाएगी, कविता नहीं रहेगी। इसलिए उसमें उपदेश, कुछ ज्ञान, कुछ सीखने लायक चीज़ें होंगी ना तो ही कविता, नहीं तो नहीं है। इन्होंने ये बातें बताई थी। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, द्विवेदी ने मनुष्यता को ही साहित्य का लक्ष्य कहा है। अब इसमें इन्होंने मनुष्यता को ही साहित्य का लक्षण कहा है। ठीक है, आगे मैथिली शरण गुप्त ये कहते हैं, इन्होंने कविता का थोड़ा अलग गुण बताया है। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का मर्म होना चाहिए। यानी कि कविता ऐसी नहीं जिसमें सिर्फ मनोरंजन हो, नहीं, उसमें उचित उपदेश भी होना चाहिए। अगर उसमें उचित उपदेश नहीं है तो वो कविता नहीं है भैया, क्योंकि उसमें सिर्फ एक पक्ष पर बात हो रही है, खुशी पर, हंसी पर,
यही बात हो रही है, तो कविता नहीं होगी, उसमें सब पक्षों की बात होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, पाश्चात्य विद्वान पश्चिमी चिंतकों की प्रयोजन संबंधी धारणाएं समय तथा सभ्यता के विकास के साथ बदलती रही हैं। पहले काव्य को धर्म प्रचार और मानव कल्याण का साधन माना गया तथा बाद में काव्य धर्म एवं नैतिकता के मर्यादा का उल्लंघन कर कला के लिए बात होने लगी। प्रसिद्ध यूनानी चिंतक, इसमें पहले तो इसको कैसा माना जाता था, पहले इसे धर्म प्रचार के लिए मानव कल्याण के लिए साधक माना जाता था, परंतु बाद में धीरे धीरे इसमें धर्म एवं नैतिकता की मर्यादा का भी उल्लंघन होने लगा, तो इसे क्या हुआ, कला के लिए मानने लगे भाई कला के लिए है सिर्फ ये, और किसी के लिए नहीं है, मानव के धर्म प्रचार के इनके लिए नहीं माना गया। फिर से आते हैं कि अगला आता है कि हैसियड नाम से इनके पहले के चिंतक हैं, यूनानी चिंतक। ये कहते हैं, इन्होंने कहा है कि ने काव्य का प्रयोजन उपदेश देना, मन को हुमन ने आनंद को, इसमें जो हाउमन कौन, हेडिस को ही हाउमन के नाम पे देखा गया है कि ने आनंद को काव्य का प्रयोजन स्वीकार किया। वही प्लेटो हमर कौन, ऊपर वाले इसको की आलोचना करता है। उसकी मान्यता है कि काव्य का प्रयोजन मानव स्वभाव के उदात्त एवं महान उद्घाटन का संवर्धन है। टॉल्स्टॉय इस टॉल्स्टॉय नाम से जो हमारे दूसरे पाश्चात्य कलाकार हैं, आचार्य है, इन्होंने कहा है कि कला आनंद नहीं मानव एकता का साधन है। ऐसी एकता जो मानव को सहानुभूति द्वारा परस्पर मिलाती है, यही काव्य प्रयोजन कहलाता है। ठीक है, इतना समझ गया आप। ठीक है, इस साधारण सी भाषा में है कि मानव को जहाँ जोड़ रहा है वही आपका क्या है कि वही आपका काव्य प्रयोजन कहलाता है। ठीक है, यही काव्य का उद्देश्य होना चाहिए, ये ऐसे मानते हैं। ठीक है, टॉल्स्टॉय मानते हैं। ठीक है, अंतिम जो आचार्य है वो है अरस्तु के अनुसार बताया गया है कि अरस्तु कहते हैं कि कला का विशिष्ट उद्देश्य आनंद है, पर यह आनंद नीति सापेक्ष होना चाहिए, यह अनैतिक नहीं हो सकता, वही काव्य प्रयोजन होता है। यानी कि काव्य जो लिखा जा रहा है ना, ये किसी की आलोचना भी हो सकती है, परंतु इस प्रकार की आलोचना हो जिससे किसी के व्यक्तिगत संबंध में कोई भी उसको दिक्कत समस्या ना हो, यानी व्यक्तिगत उस पर कोई ऐसा प्रहार ना हो कि ताकि उसके बदनामी हो, ऐसा कुछ। ठीक है, हमारे पुराने जो इतिहासकार हैं उन पर भी आलोचना होती हैं इतिहास में, परंतु उनकी इस तरह कैसे नहीं की जाती कि ताकि उनको बदनाम किया जाए, नहीं, है ना। नीति सापेक्ष होना चाहिए, उसमें नैतिकता नहीं, अनैतिकता नहीं होनी चाहिए, उसमें नैतिकता के हिसाब से होना चाहिए, सभी नियमों के अनुसार होना चाहिए, किसी पे भी सीधा आरोप नहीं लगाया जा सकता काव्य में। ठीक है, यही काव्य का प्रयोजन होता है। ठीक है, आपने अब समझ लिया होगा ऊपर जितने भी थे। अगर आपको नहीं याद हुआ है तो आप ऊपर जाके दोबारा देख सकते हैं, जिससे आपको ये जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अंत में धन्यवाद। आप अगर चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं, जिससे आने वाली नोटिफिकेशंस आपको ज़रूर मिल जाए, हमारी पहली वीडियो आपके पास में आ जाए। ये हमारी यूनिट 2 था जो कि कंप्लीट हो चुकी है, और यूनिट 1 की वीडियो डाल दी गई है, जो इसका लिंक मैं नीचे लगा दूंगा, आप ज़रूर देख लें। और इस PDF को डाउनलोड करने के लिए नीचे आपको लिंक दे दिया जाएगा, जिससे आप इस PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे टेलीग्राम का लिंक है हमारा। ठीक है, आप टेलीग्राम पे भी हमसे कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, हम उसका भी जवाब ज़रूर देंगे। ठीक है, और आने वाली वीडियो है जो कि आपकी यूनिट 3 पर रहेगी। ठीक है, अगर आपको जल्दी चाहिए तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर उसका नाम डालें, तो हम उस पर जल्दी से जल्दी काम करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, वैसे भी उस पर हम काम कर रहे हैं, परंतु अगर आप कमेंट डालते हैं तो आपको ज़रूर मिलेगी जल्दी से जल्दी। और अगर आप अंत तक बने रहे हैं तो लास्ट में आप नीचे हार्ट ज़रूर डाल के जाएँ रेड कलर से, तो आप जल्दी उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो धन्यवाद।